हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं आइसोमेरिज्म का। इस सेशन में हम लोग दूसरी टाइप के आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने जाएंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इनसे पिछले सेशंस में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उम्मीद करूंगा डेफिनेटली समझ में ढंग से आई होगी। वो क्लियर है? जितने भी टाइप की थी सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए यार। क्लियर है? इसी तरीके से एग्जांपल्स की मदद से ही हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर भी पूरा डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। क्लियर है? तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ऑर्गेनिक में समझने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब एग्जांपल्स पर ढंग से फोकस करेंगे आप। क्लियर है? कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं, ये सारी चीजें मजा आता है समझने में। ठीक है ना? तो हम आज बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। क्लियर है? तो अब होती क्या है, किस तरीके से चलती है, बिल्कुल स्ट्रक्चरल जैसी होती है या उससे अलग होती है, वो सारी चीजें अपन देखते चलेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना। मैं बात कर रहा हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अब बात आती है कि ये आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, कैसे हम बताएंगे कि कोई स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है। ठीक है ना? जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चलो सेम आता है, बट जब हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? जैसे इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर वाला केस दिखाया था। क्लियर है? अब स्टीरियो आइसोमर की बात है, तो अब इसमें क्या होता है तो वो सुनना जरा। ये बेटा वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो दोनों का दोनों सेम मिलता है। क्या? आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब सर कैसे आइसोमर्स होंगे फिर ये, जब मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तब कैसे आइसोमेरिज्म आएगी? क्लियर है? तो वो सुनना जरा। क्या? आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। बट उनके अंदर जो एटम और ग्रुप बैठे हैं उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है मात्र, और वो भी अरेंजमेंट देखा जाता है उनका 3D स्पेस में। कहां पर देखा जाता है? 3D स्पेस में। तो वो वाली कंडीशन जब आती है तो उस केस में जो आइसोमर्स मिलते हैं उन्हें हम स्टीरियोमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं या स्टीरियोमर्स बोलते हैं। तो वही लिखा है, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। बट वो आइसोमर किसमें डिफर करेंगे? उनके एटम्स और ग्रुप के अरेंजमेंट में डिफर करेंगे। कहां पर? 3D स्पेस में उनका जो एटम और ग्रुप होगा उसके अरेंजमेंट में वेरिएशन दिखेगा या डिफरेंस दिखेगा। उस बेसिस पे जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम स्टीरियोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो 3D स्पेस में जो एटम्स या ग्रुप बैठे हैं उनका अरेंजमेंट में वेरिएशन जहां पर भी दिख जाए तो वो स्टीरियो आइसोमर्स की कंडीशन बन जाती है। क्लियर है? क्योंकि मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम आता है उनके। जैसे एक केस है ब्यूटूइन का। किसका बेटा? ब्यूटूइन का केस देख ले। जैसे ये इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एक ये रहा, इसी का दूसरा आइसोमर बना के दे रहा हूं मैं आपको, ये रहा। इनके 3D स्पेस में ये जो CH3 बैठे हुए हैं, हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, फर्क आ गया अरेंजमेंट में। एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर है? इसको हम कहते हैं सिस और इसको हम कहते हैं ट्रांस। ठीक है ना? अभी आगे जाके सीख जाएंगे पूरा। क्लियर है? तो ये एक आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है। क्लियर है? तो इसमें फर्क कैसे पता लगा? क्योंकि फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। ब्यूटूइन नेमिंग वेमिंग नंबरिंग वंबरिंग करेंगे तो वो भी सेम आएगी। बट जब हम 3D स्पेस में इनका अरेंजमेंट, जैसे इसमें दोनों CH3 एक ही साइड पे है और इसमें दोनों CH3 ऑपोजिट साइड पे है, तो ये अरेंजमेंट में फर्क जहां पर भी आए, जिस भी केसेस में आए, वो सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर्स की कंडीशन बनती है। दैट्स इट। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से तो डिफरेंट है ही है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्लियर है? अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाते, बट यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। तो और क्या फर्क है? उसी स्ट्रक्चर में उनके जो एटम और ग्रुप बैठे हुए हैं 3D स्पेस में, उनकी पोजीशन, उनका अरेंजमेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो उस कंडीशन में उन आइसोमर्स को हम स्टीरियोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ठीक है? अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बच्चों दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। अब ये क्या है कॉन्फिगरेशन? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जिसमें बेटा ऐसा आइसोमर्स बनते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आती है। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन में चक्कर क्या होता है ना, ये ध्यान रखना
ये वो केस आता है जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और कॉन्फॉर्मेशनल में ऐसे स्टीरियोमर्स आते हैं जो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट आसानी से हो जाती है। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वाली कंडीशन बनती है कि एक पर्टिकुलर कोई कॉन्फ़िगरेशन बन गई, जैसे अभी मैंने सिस और ट्रांस बनाया था, एक कंपाउंड था सिस और दूसरा कंपाउंड था ट्रांस, तो सिस कभी ट्रांस नहीं बन सकता और ट्रांस वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला आइसोमर कभी सिस नहीं बन सकता। तो ये वो कंडीशन है। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म मतलब ये एक तरीके से पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर में एटम्स या ग्रुप को स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गई। क्या इस कंडीशन में ये वो टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जब पर्टिकुलर एक आइसोमर के अंदर एटम्स और ग्रुप की पोजीशन डिफाइन हो गई, एक फिक्स्ड पोजीशन बनके उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनके आ गई। जैसे मैंने अभी सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन का केस दिखाया था, देखना जरा क्या बता रहा हूं मैं, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन का केस बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपसे बोला गया, ध्यान से सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, क्लियर है ना, देखना। तो ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है, ये सिस वाली कंडीशन है और ये ट्रांस, ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, कौन है ये, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से क्यों दी गई, क्योंकि इसकी कंडीशन है यहां पर कि जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे ही बैठे होते हैं, और इसकी भी कंडीशन है कि जो सेम ग्रुप है वो डिफरेंट साइड पे। तो असल में ये ग्रुप की पोजीशन इनको डिनोट कर दी गई कि अगर इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इस पर्टिकुलर आइसोमर में इस तरीके से ग्रुप्स बैठे हुए होंगे, और अगर इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इस पर्टिकुलर आइसोमर में ग्रुप इस तरीके से अरेंज होंगे। ग्रुप्स की पोजीशन में वेरिएशन एक या ग्रुप्स की पोजीशन एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिक्स हो गई। अब ये नहीं होगा कि ये वाली कंडीशन आप ट्रांस पे लगा दे या ट्रांस वाली कंडीशन आप सिस पे लगा दे, क्लियर है। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म, जहां पर भी इस तरीके की आइसोमेरिज्म जिस जिस केस में देखने को मिलेगी वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होगी, जिस कंडीशन में पर्टिकुलर ग्रुप्स की या एटम्स की पोजीशन को एक प्रॉपर डिनोट कर दिया जाए किसी कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल होने चाहिए। ये नहीं कि मन चाहे तो आपने सिस को ट्रांस बना दिया और ट्रांस से सिस, ये कभी भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, ये कभी भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। जो जिस कंपाउंड को जिस कंडीशन की जिस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई वो कॉन्फ़िगरेशन अब उस कंपाउंड के लिए फिक्स हो गई। ये नहीं कि आप इसको आज सिस बोल रहे हो, कल को नाम दो और इसको ट्रांस लिख दो तो वो गलत है, ऐसा नहीं। सिस सिस ही रहेगा और ट्रांस ट्रांस ही रहेगा। आप ये सोचो ट्रांस में कुछ चेंजेस करके आप सिस बना दो तो नहीं, अगर चेंजेस करने पड़े, अगर आप चाहो ट्रांस से सिस बनाने, अगर आपको चाहिए कि ट्रांस से ये सिस फॉर्म बन जाए तो बिना बॉन्ड ब्रेक किए तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, बिना बॉन्ड ब्रेक किए हुए ये पॉसिबल ही नहीं होगा, और जो कि प्रैक्टिकली नहीं कराया जाता, जो कि प्रैक्टिकली कराया नहीं जाता, नहीं तोड़े जाते बॉन्ड। तो इंटर कन्वर्टेबल आसानी से होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके बॉन्ड तोड़ रहे हैं, रिएक्शंस करा रहे हैं तब जाके इंटर कन्वर्ट, तो क्या फायदा है, तो क्या फायदा है, क्लियर है। तो यही काम इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कॉन्फॉर्मेशनल में। ये ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में, दूसरा आइसोमर तीसरे आइसोमर में इजीली कन्वर्ट होता चला जाता है, क्लियर है। एक आइसोमर दूसरे, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, चौथा वापस से पहले में। तो इस तरीके से ये उस केस में आते हैं जब 3D स्पेस में उन्हीं ग्रुप्स और एटम की पोजीशन हम इजीली मूव करा के चेंज करा के कॉन्फॉर्मेशन क्रिएट करा सकते हैं। तो ये उस केस में अप्लाई होता है जहां पर कार्बन रोटेट कर सके। कार्बन की फ्री रोटेशन की वजह से ग्रुप्स जो 3D स्पेस में बैठे हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर करके डिफरेंट आइसोमर बना ले, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फ़िगरेशन में इंटर कन्वर्जन नहीं होता और कॉन्फॉर्मेशनल में आसानी से इंटर कन्वर्जन हो जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशनल भी बेटा दो तरीके की आपको पढ़नी पड़ेगी, एक है ज्योमेट्रिकल, एक है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में हम बात करते हैं सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी, सिस एंड ट्रांस की, और ऑप्टिकल में हम बात करते हैं डी एन एल कॉन्फ़िगरेशन की, क्लियर है। कौन सी, डी एन एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवर, पूरा डिस्कस करूंगा एक एक करके, क्लियर है। और कॉन्फॉर्मेशनल की बात बाद में करेंगे, क्लियर है। तो ये कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ाऊंगा इस सेशन में, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कवर करूंगा, क्लियर है। और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली हम आज ज्योमेट्रिकल पर ही मेजर डिस्कशन करेंगे। ऑप्टिकल के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा होती क्या है, बट मेजर जो डिस्कशन चलेगा वो पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल की, तब बात करेंगे ऑप्टिकल की, और फिर एंड में हम बात करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे, क्लियर है। दैट्स इट।
उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आया होगा कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल में फर्क। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की। क्लियर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले होती क्या ये देखो। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली कंडीशन सुनना, क्या आइसोमर्स विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किए ही नहीं जा सकते। स्टीरियो आइसोमर्स की तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर ही होगी ना, अब उसी में ही बात कर रहे हैं। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किए ही नहीं जा सकते, उन आइसोमर्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दैट्स इट। एग्जांपल देखो, ये रहा एल्कीन का केस, ब्यूटीन बना रखा है, इसका एक कंपाउंड तो मैंने क्या बना दिया सिस फॉर्म, और दूसरे कंपाउंड को मैंने क्या बना दिया ट्रांस फॉर्म। क्लियर है, तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। क्लियर है, अब किस बेसिस पर डिसाइड किया मैंने इसे सिस या उसे ट्रांस, वो आगे रूल्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे। क्लियर है, अभी बस समझ लो, अभी मान लो मेरी बात, ये सिस है वो ट्रांस है। क्लियर है, तो ये आपको सिस ये आपको ब्यूटीन के दो स्टीरियो आइसोमर मिल गए, एक सिस और एक ट्रांस। और असल में स्टीरियो आइसोमर में भी आप स्पेसिफिकली बोले ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल गए। क्यों बोल रहा हूं मैं इसे ज्योमेट्रिकल? क्योंकि बेटा ना तो सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो पाएगा और ना ट्रांस सिस में। क्यों? क्योंकि अगर इसे इसमें कन्वर्ट होना है तो CH3 को ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर अगर इसे जाना है तो इस कार्बन को रोटेट करना पड़ेगा, और यहां पर रोटेशन नहीं पॉसिबल होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड बैठा है। हमेशा याद रखना, कार्बन तभी रोटेट कर पाएगा जब कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड की मदद से जुड़ा हो, बट यहां पर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। क्लियर है, किसकी बॉन्ड की प्रेजेंस है? डबल बॉन्ड की प्रेजेंस। इस वजह से कार्बन की रोटेशन नहीं हो पाएगी और आप ट्रांस से सिस कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म की बात करें हम, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस बनता है। तो वही बोला यहां पर भी, क्या आइसोमर्स ऐसे जो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, उनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, और इसी फिनोमिना को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाई जाती है। क्लियर है, अब बात आती है ऑप्टिकल की। अब ऑप्टिकल में क्या है? ये वो आइसोमर है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अब इसकी कंडीशन अलग है। इसमें क्या देखते हैं? ऐसे आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, मतलब जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इमेज, जैसे कि एक लेटर है ये P, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो वो यही तो बन के आएगी। क्लियर है, तो अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहां पर लाऊं, तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर ओवरलैप कर पाएगा? क्या अकेला नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर सपोज करो मेरे पास एक लेटर है B, अगर मैं इसकी मिरर इमेज क्रिएट करूं तो क्या ये बन के आएगी कि नहीं बन के आएगी? तो क्या ये इसके ऊपर ओवरलैप कर पाएगी? क्या बिल्कुल नहीं। क्लियर है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है, या F बना लो, सबसे बढ़िया सीधी भाषा में F ले ले, F से और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, अगर आप F बनाते हो उसमें, तो क्या ये सुपर इम्पोज कर पाएगा? क्या यहाँ पर ये चीज सुपर इम्पोज कर पाएगी? क्या मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगी। क्लियर है, हाँ या ना? मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगी, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो वही कंडीशन है। तो अगर कभी ऐसे आइसोमर्स बने जो मिरर इमेज है एक दूसरे की, कौन है? पहली बात, एक दूसरे की मिरर इमेज है, और ऐसी मिरर इमेज है जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रही होगी, मतलब ये एक टाइप के ऐसे कंपाउंड जो एसिमेट्रिक कंपाउंड है। कैसे बेटा? एसिमेट्रिक कंपाउंड है, उस कंडीशन में बात चलेगी। क्लियर है, तो क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वाले आइसोमर्स की बात करें। क्लियर है, तो वही लिखा है, आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल। क्लियर है, क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दैट्स इट। क्लियर है, एग्जांपल ये रहा, देखो एग्जांपल, ये कार्बन है, इससे CH3H COOH जोड़ दिया। क्लियर है, इसकी मैंने मिरर इमेज, ये शीशा लगाए, क्या बना दी? मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज ऐसी तो बनेगी, ये OH इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, CH3 ऊपर वाला, COOH वो तो ऊपर नीचे वाले तो सीधे रहेंगे। क्लियर है, तो जरा इस कंपाउंड को पीछे शिफ्ट करके लाओ। क्लियर है, क्या ये कंप्लीटली ओवरलैप कर पा रहा है? क्या सुपर इम्पोज कर पाएगा? क्या पूरा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जब आप इसको पीछे शिफ्ट करके लाओगे तो इस H के ऊपर तो ये OH ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, और इस OH के साथ ये H, तो ये दोनों ऊपर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर पाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं भाई, ये OH अलग है, H अलग है।
तो अगर मैं इसको शिफ्ट करके लाऊं तो H के ऊपर OH आ रहा होगा और इस वाले OH के ऊपर वो H आ रहा होगा, तो जिसका मतलब क्या, ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ही नहीं। भले ही CH3 कर दिया COOH, उससे क्या मतलब है, हमें तो सारे पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज कराना है, तभी पॉसिबल होती सुपर इम्पोजिशन वाली कोई कंडीशन। तो यहाँ पर तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। कौन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो डेफिनेटली ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। कौन होंगे, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। क्लियर है, हाँ या ना। तो इन शॉर्ट अगर ये डी फॉर्म है तो डेफिनेटली ये एल फॉर्म कहलाई जाएगी, या फिर अगर ये एल फॉर्म है तो ये डी फॉर्म कहलाई जाएगी। और ये डी और एल मेरे ख्याल से इनकी कॉन्फिगरेशन है। कौन है बेटा, इनकी कॉन्फिगरेशन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, या ऑप्टिकल रोटेशन को मेंशन करता है, नॉट कॉन्फिगरेशन, इनकी ऑप्टिकल रोटेशन है। आगे आगे बताऊंगा। आर और एस होती है कॉन्फिगरेशन मेन, तो क्लियर है, आर और एस होती है मेन कॉन्फिगरेशन। क्लियर है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं। कौन है, कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जिसकी क्या एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन नहीं। अब ये सोचो आप, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करके बनाए, बिल्कुल नहीं भाई, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। अगर आप सोचो इसको मैं इसमें इंटर कन्वर्ट करके बनाऊं तो कैसे करूंगा, तो OH को तोड़ना पड़ेगा ना, H की जगह भेजना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। तो इसके लिए हम इंटर कन्वर्जन की बात करते नहीं है, वैसे हम लोग जनरली ये कंडीशन बना के देते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बट अगर आप कॉन्फिगरेशन वाले फॉर्मूले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो डेफिनेटली अगर मुझे इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में बदलना है तो बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। ये वाला सिंगल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, उसकी जगह H लगाना पड़ेगा और उसकी जगह OH लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। क्लियर है, यहाँ पे रोटेशन कराने से कोई फायदा ही नहीं होगा, रोटेशन कराने से कोई फायदा नहीं बैठता यहाँ पर। क्लियर है, हाँ या ना। बट ऑप्टिकल कंडीशन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, हाँ नॉन इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर्स। क्लियर है, मेन कंडीशन इसकी होती है बेटा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस, इन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस। इसी की वजह से तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो आराम से ट्रांस सिस बन सकता था और सिस ट्रांस बन सकता था, दैट्स इट। क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ इनकी डेफिनेशंस याद हो जानी चाहिए, क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स, दैट्स इट। क्लियर है, सिंपल कंडीशन है, दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली जरूर आएगा। क्लियर है, घुटने लगाएंगे तो कुछ नहीं होना आपका, दिमाग लगाओ भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कंडीशन नॉन इंटर कन्वर्टेबल और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस वाले कंपाउंड्स। तो ज्योमेट्रिकल कौन है, ऑप्टिकल कौन है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात कर दी मैंने आपकी इंट्रोडक्शन पे तौर पे कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स की। क्लियर है, अब इसमें से मैं सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन कर रहा हूं बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब मैं केवल 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 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूंगा, जो क्या है नॉन इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर्स। ये ऐसे आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, जो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। क्लियर है, तो वही लिखा है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ध्यान से सुनना, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स which are not interconvertible to each other and this phenomena is called geometrical isomerism। क्लियर है। दूसरा, अब मिलती किस किस कंपाउंड में है हमें इस टाइप की आइसोमेरिज्म, तो जनरली बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो एल्कीन्स में देखने को मिलती है, ऑक्साइन्स में देखने को मिलती है, साइक्लो एल्केन्स में देखने को मिलती है, या एजो कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। किस किस में देखने को मिल जाएगी, एल्कीन्स। एल्कीन्स कौन होगा बेटा, ये सी डबल बॉन्ड सी कार्बन वाले, ये हो गई एल्कीन कंडीशन। क्लियर है, थोड़ा पीछे बना दो क्योंकि ऑक्साइन्स वगैरह भी बनाने हैं। एल्कीन्स की अगर मैं बात करूं तो ये सी डबल बॉन्ड सी वाली कंडीशन, जहां पर ये अनसैचुरेशन आ रही हो तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली कंडीशन बन जाती है। या फिर ऑक्साइन्स वाले केस में सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH, ऑक्साइन्स वाली कंडीशन में ये होती है ऑक्साइन वाली कंडीशन। क्लियर है, ये ऑक्साइन बनाया है मैंने आपके लिए, क्या बनाया है, ये ऑक्साइन बनाया है, सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है, इस कंडीशन में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। या फिर साइक्लो एल्केन्स की बात करें, साइक्लो एल्केन्स वही CH2 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 इस टाइप के। अब XYZ और भी कंडीशन जो भी चलेगी वो साइक्लो एल्केन्स, एक रफली मैंने डायग्राम बना दिया कोई। क्लियर है, या फिर आप साइक्लो ब्यूटेन भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है, साइक्लो ब्यूटेन भी बना सकते हैं। अब ये साइक्लो प्रोपेन वाली कंडीशन बना दी मैंने। क्लियर है, तो जितने भी साइक्लो एल्केन्स है उनमें भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर एजो कंपाउंड्स, कौन बेटा, एजो कंपाउंड्स, एन डबल बॉन्ड एन। क्लियर है, जहां पर ये एजो ग्रुप मिलता है। क्लियर है, या फिर एजो कंपाउंड्स के अंदर। क्लियर है, तो
तो ये 4 पॉसिबिलिटीज या 4 कैटेगरीज हैं जिन कंपाउंड्स में हम इस टाइप के आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करते हैं। एक ही रीजन है, क्योंकि बेटा इन कंपाउंड्स में हमें मिलती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जहां पर ये एटम अपने बॉन्ड के अबाउट रोटेट नहीं कर सकते। देख यहाँ पे डबल बॉन्ड है, रोटेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, रोटेट नहीं कर पाएगा। ये आ गई चेन। अब तू सोचे इस कार्बन को मूव कराए नहीं करेगा, इसको मूव कराओ नहीं करेगा, इसको मूव कराओ नहीं करेगा। यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन को मूव कराओ नहीं करेगा। तो मेन कंडीशन आप दिमाग में बिठाना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उसी टाइप के कंपाउंड के केस में आ रहा है जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रुकावट वाली रोटेशन है, जहां पर पॉसिबली वो एटम घूम ही नहीं सकता, वहां पर रुकावट है उसके रोटेट करने के लिए। क्लियर है? तो उन केसेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं, क्योंकि तभी ऐसी कंडीशन होगी कि एक आइसोमर दूसरे में नहीं बन पाएगा। अगर उसे बनना है तो उसे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, उसे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, जो कि कराया नहीं जाता। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये बात है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। कंडीशन भी याद रखना, किस केस में आ रही है, ऐसे कंपाउंड्स में जहां पर हमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिल रही है। दैट्स इट। याद रखना है होती क्या है, किन किन में पॉसिबल होती है। क्लियर है? तो इनमें से सबसे पहली मैं शुरू कर रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेसिक कंसेप्ट तो दिमाग में आ ही गया ना, अब एक एक करके पूरे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर मैं बात करूंगा ऑक्साइड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है, साइक्लो एल्केन्स में कैसे होती है, एजो कंपाउंड रहते हैं। तो पूरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर डिस्कशन चलेगा। क्लियर है? अब मैं सबसे पहला एल्कीन्स पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि बेटा एल्कीन्स में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़ा लेंथी है। मेरे ख्याल से इस सेशन में कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा, पर बेसिक्स सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं इसी सेशन के अंदर कि एल्कीन्स के अंदर कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। तो अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले केस की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं जिसमें अनसैचुरेशन आती है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों आई, कैसे दिखती है, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से सिस और ट्रांस वाली कंडीशन बन गई, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस पर ही चलती है। क्लियर है? दो ही कॉन्फ़िगरेशन है, सिस और दूसरी ट्रांस। क्लियर है? तो सुनना जरा। एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। क्लियर है? तो मेन कंडीशन बता दी गई सबसे पहले कि एल्कीन्स में ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये आइसोमेरिज्म आने का एक ही कारण है, कौन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और किसके अबाउट, उसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट। क्लियर है? हाँ या ना, उसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट। दैट्स इट। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर ये वाली कंडीशन मिल रही है। आप सोचो इसको मूव कराना, क्योंकि ये मान ले डबल बॉन्ड वाली कंडीशन है, पाई बॉन्ड बन गए। क्लियर है? अब आप सोचो इस एक्सिस को, तो ये बचपन में यार एक फैन सा आता था, पंखा सा आता था, पतली सी पाइप होती थी, ऊपर एक विंग लगे होते थे, यूं करके उड़ाते थे तो वो घूम जाता था। तो उस तरीके से याद कर लो। क्लियर है? एक रॉड है, इसमें दो विंग्स लग रहे हैं, उसको घुमाओगे आप, दो ग्रुप है, दोनों आराम से घूम सकते हैं। क्लियर है? कब, जब ये एक रॉड है, एक एक्सिस है, जब कभी एक एक्सिस होती है तभी फ्री रोटेशन, कभी भी दो एक्सिस वाली के लिए फ्री रोटेशन नहीं मिलेगी आपको। अगर दो एक्सिस मिल रही है, दो एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल रही है पैरेलल, और आप सोचो दोनों के अबाउट घूम जाए, नहीं घूमेगा भाई, नहीं घूमेगा। एक ही एक्सिस होगी तभी रोटेशन फ्री होगी। अगर दो एक्सिस आ गई रोटेशन के साथ साथ तो वहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि अगर मैं इसके अबाउट घुमाऊंगा तो इसकी वजह से रुकावट होगी, और इसके अबाउट घुमाऊंगा तो इसकी वजह से रुकावट होगी। दैट्स इट। क्लियर है? तो हमें एल्कीन्स के अंदर ये वाली कंडीशन मिलती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर है? इसी वजह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना पाए। क्लियर है? हाँ या ना? तो कंडीशन याद होनी चाहिए डायग्राम के साथ। ठीक है? तो एग्जाम्पल देखें, अब कैसे मिली हमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ऊपर तो हमने केवल समझा दिया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या। क्लियर है? हाँ या ना? अगर आप देखना भी चाहे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो मैं दिखा सकता हूँ, देखो जरा। सपोज करो ये एक सिंगल एक्सिस है, ये वाली, ये कौन है, ये सिंगल एक्सिस है इस तरफ। क्लियर है? यहाँ पे बैठा है कार्बन, यहाँ पे बैठा है कार्बन, तो आराम से सिंगल एक्सिस के अबाउट ये दोनों कार्बन रोटेट कर सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट कार्बन को घुमाता चला जाऊंगा, आराम से घूम जाएगा, कार्बन बहुत प्यार से घूमेगा। एक एक्सिस है भाई, इसके अबाउट आराम से कार्बन घूम सकता है। बट जब यहीं पर ये दो आ गए, अब एक एक्सिस नहीं है, अब कार्बन इन दोनों से जुड़ा है, अब कार्बन इन दोनों एक्सिस से ज्वाइंट है। देखना जरा, ब्लैक वाली एक्सिस से भी और ग्रीन वाली एक्सिस से भी, ये दो एक्सिस आ गई अब आपके पास। कौन आ गई? ये दो एक्सिस आ गई कार्बन के लिए। कार्बन इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, साथ साथ बैठी है पैरेलली। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ पर बैठा है कार्बन, कहाँ पे बैठा है, इस जगह पे, यहाँ पर बैठा है कार्बन।
ये मेरी फिंगर मान लो कार्बन है यार, इससे भी जुड़ी है और इससे भी जुड़ी है। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो डेफिनेटली ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे में फंसेंगे। क्या? डेफिनेटली ये दोनों बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों ही एक्सेस है रोटेशन के लिए। अब जब मैं मूव करूंगा तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड एक दूसरे में फंसेंगे ऐसे और तोड़े जाएंगे, तभी वो कार्बन घूम पाएगा। तो उसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्लियर है? जब घुमाया जाएगा तो ये दोनों एक्सेस एक दूसरे से टकराएंगे और टूटने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? या एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आई है यहाँ पर। क्लियर है? बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। अब ऐसा क्या हुआ, कैसे बनता है वो डबल बॉन्ड? तो सिस 2 ब्यूटीन का केस ले रहा हूं बेटा। किसका केस ले रहा हूं? सिस 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है बेटा ये। क्लियर है? तो यहाँ पर मेन अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन समझ जाए, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालनी तो सिखाइए, इतनी तो आनी चाहिए यार। ये कार्बन है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर? sp2। ये कार्बन है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर? sp2। सिखा चुका हूं इतनी तुम्हें। क्लियर है? हाँ या ना? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया हुआ है। एक बॉन्ड पेयर एरा, एक बॉन्ड पेयर एरा, एक बॉन्ड पेयर एरा, 3 बॉन्ड पेयर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई होगी। क्लियर है? चले आगे। अब देखें जरा कैसे बनाया ये डायग्राम। देखो भाई, कार्बन ले लिया मैंने, ये वाला कार्बन उठाया है, इसको उठाया, कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1s2 2s2 2p2 बना दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, मतलब 3 ऑर्बिटल मिक्स करनी है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करेंगे। तो 2s के हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसकी ग्राउंड स्टेट्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दूंगा। तो मैंने क्या किया? एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के पहुंच गया यहाँ पर और ये आ गई इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ या ना? अब हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा, क्योंकि मुझे सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो ये आ गया, ये आ गई, एक s की चली आएगी हाइब्रिडाइजेशन में, 2 p की, क्योंकि अभी ऊपर आप ही ने बोला इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिल रही है। क्या मिल रही है? sp2 मिल रही है। क्लियर है? तो ये तो बन गई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एक बच गई अनहाइब्रिड, क्योंकि यहां पर इस डायग्राम में देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बेटा सिग्मा बॉन्ड बनाने में चली जाती हैं, और ये जो इस कार्बन की p ऑर्बिटल बची अनहाइब्रिड, ये बनाने में हेल्प करती है इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड। क्या बनाने में हेल्प करती है? इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड। तो ये डायग्राम जरा नीचे बना लूं मैं, क्योंकि नहीं तो बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है। देखो जरा, ये रहा। क्लियर है? इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, ये वाले की और ये वाले कार्बन की। क्लियर है? इन दोनों कार्बन की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इसके साथ, ऐसे इसका एक इधर बॉन्ड बन जाएगा, एक इधर बॉन्ड बन जाएगा, एक इधर बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो दोनों कार्बन की सिग्मा बॉन्ड बनाने में चली जाती हैं। इसी तरीके से इस कार्बन पे भी ऐसी अनहाइब्रिड p होगी और इस कार्बन पे भी ऐसी अनहाइब्रिड p होगी। तो वही अनहाइब्रिड p, यहाँ पर 2 बॉन्ड है सिग्मा और पाई, वही अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। वही अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड रोटेट हुआ, वो हुआ रिस्ट्रिक्ट हुआ। तो ये देख, ये आ गई इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल, कलर कर दे रहा हूं रेड वाला, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली प्लेनर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाई है मैंने। क्लियर है? ये लाल वाली आ गई इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिन्होंने हर जगह सिग्मा बॉन्ड ही बनाया है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी। क्लियर है? अब ग्रीन कलर से इसका p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये आ गई इस कार्बन की अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ये आ गई इस कार्बन की अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। क्लियर है? तो जो बची हुई अनहाइब्रिड है, तो वो दोनों ने मिलके क्या बना लिया है? पाई बॉन्ड बना लिया है। क्या बना लिया है? पाई बॉन्ड। अब जब आप इस कार्बन को रोटेट करने की कोशिश करोगे, इसको रोटेट करने की कोशिश करोगे, तो ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे से टकराएंगे और रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि ये घूमने नहीं देगा इन कार्बन को, ये घूमने नहीं देगा पाई बॉन्ड इन कार्बन को। दैट्स इट। तो इसी वजह से यहां पर हमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिली, और इसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाई एल्कीन्स के अंदर। तभी तो वो ऐसे आइसोमर बना पा रहे थे जो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। क्लियर? उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। ठीक है ना? तो एक नोट सुने, क्या? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अमंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अराइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर है? जो ऊपर वाले डायग्राम में पाई बॉन्ड बना है, इसी की वजह से इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आई। क्लियर है? तो ये लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अमंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अराइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड थ्रू साइडवाइज ओवरलैपिंग। किसकी, कैसे ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड बनने के लिए? साइडवाइज ओवरलैपिंग। और किसकी ओवरलैपिंग हुई? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। इस कार्बन की भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ली और इस कार्बन की भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ली। उन्हीं की साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बना, उसी की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तभी तो डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। नहीं तो अगर ये बनता नहीं तो सिंगल बॉन्ड होता, सिग्मा बॉन्ड होता, जिसके अबाउट रोटेशन फ्री होती, कोई टेंशन ही नहीं होती। बट अब
ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है। कौन बना रहा है? इन कार्बन की अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तो बात रही कि एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या कंडीशन है जब ये चीज पॉसिबल होगी? तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला तो क्लियर होगा। क्लियर है? अब मेन बात है कि उस एल्कीन्स के चारों तरफ या इन डबल बॉन्डेड कार्बन के चारों तरफ कैसी कंडीशंस होनी चाहिए कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आसानी से ऑब्जर्व कर सके। तो अब हेडिंग देखना, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो दो ही कंडीशन है प्राइमरी, याद रखना। क्या? कब पॉसिबल होगा एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? केवल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से काम नहीं चलता, एक कंडीशन और देखनी पड़ती है हमें ध्यान से। ठीक है ना? देखना क्या कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि एल्कीन के अंदर कब पॉसिबल होगी। पहला तो आपने सीख ही लिया, रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। अगर ऐसा नहीं होता तो दिक्कत होती। क्लियर? दूसरा मेन क्या? ईच डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी अटैच्ड विद टू डिफरेंट मोनोवेलेंट ग्रुप और एटम। क्या? जो यहां पर आपने जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन बनाए, इसके ऊपर ये दो वैलेंसी, इसके ऊपर ये दो वैलेंसी, तो हर डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहां पर G1 और यहां पर G2। क्लियर है? पर्टिकुलर इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर एक कार्बन के लिए बात कर रहा हूं कि ये खुद दो डिफरेंट से जुड़ा होना चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर वो वाले ग्रुप नहीं आ सकते। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? क्लियर है? चारों के लिए बात नहीं करी है, मेन एक पर्टिकुलर कार्बन को पकड़ के बात चलती है। क्लियर है? इसमें भी दोनों यहां पर डिफरेंट चीज लगी होनी चाहिए और इस कार्बन पे भी यहां पर दोनों डिफरेंट चीज होनी चाहिए। जैसे यहां पे G1 G2 लगा दिया, यहां पे मैंने G3 G4 लगा दिया। क्लियर है? ऐसा जरूरी नहीं है यहां पर G3 G4 ही आए, यहां पर आप G1 G2 भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। G1 और G2 का मतलब तो डिफरेंट ही हो गया ना। पर्टिकुलर एक कार्बन को पकड़ के चलना पड़ता है, इसको भी चेक करना पड़ेगा आपको और इसको भी चेक करना पड़ेगा। क्या ये बोल रहा है एल्कीन का जो दोनों अलग अलग कंडीशन की बात कर रहा है, तो ईच डबल बॉन्डेड कार्बन, चाहे ये है चाहे ये, दोनों को देखना आपको। तो वही लिखा है एल्कीन्स में ईच डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी अटैच्ड विद टू डिफरेंट मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये खुद दो डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये खुद दो डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। दैट्स इट। क्लियर है? तो ऐसा कौन कौन से केसेस में पॉसिबल है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो समझ में आ गया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है देखो भाई। अब क्वेश्चन है, एग्जांपल्स है आपके पास, ये रहा। अगर मेरे पास ये कंडीशन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी, अब इससे एक A जुड़ रहा है, एक B जुड़ रहा है। इसी तरीके से इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक A जुड़ रहा है, एक B जुड़ रहा है। अब पूछा जाएगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी या नहीं? मेरे ख्याल से बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि हर डबल बॉन्डेड कार्बन से दो डिफरेंट आपको ग्रुप या एटम जुड़ रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सर इस कार्बन से A जुड़ रहा है और इस कार्बन से A जुड़ रहा है तो ये तो सेम हो गया। तो भाई ये तो दोनों डिफरेंट अलग अलग डबल बॉन्डेड कार्बन है ना। मैंने बात करी है पर्टिकुलर एक डबल बॉन्डेड कार्बन से, इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ने चाहिए दोनों A। यहां पर क्या बात चल रही है? हर पर्टिकुलर एक डबल बॉन्डेड कार्बन से ही दोनों सेम नहीं आने चाहिए। पड़ोस पड़ोस में सेम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्टिकुलर इस कार्बन से जो दो एटम या ग्रुप जुड़ रहे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो डेफिनेटली इस केस में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख जाएगी। क्लियर है? बात आती है सर इस केस में क्या होगा? बिल्कुल इस केस में देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे एक E जुड़ रहा है, एक D डिफरेंट है तो काम चल जाएगा। इसी तरीके से इस कार्बन से एक A जुड़ रहा है, एक B डिफरेंट है तो काम चल जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगी। इसी तरीके से इसकी बात करें अब हम, इसमें देखो ये कार्बन है डबल बॉन्डेड, इससे जुड़ रहा है A और D। इसी तरीके से ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ रहा है A और B, तो इससे भी दोनों डिफरेंट है और इससे भी दोनों डिफरेंट है। तो डेफिनेटली यहां पर भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आसानी से दिख जाएगी। एक केस और देख, अब बात करते हैं। तो ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे कौन जुड़ रहा है? B और B, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन जुड़ रहा है? A और A। तो देख ले डबल बॉन्डेड कार्बन से आ गए दोनों सेम, हो पाएगी क्या? खत्म, एक ही बार में आंसर खत्म, एक ही बार में आंसर खत्म, दूसरे को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कभी भी एक पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों ग्रुप सेम जुड़ गए तो आंख बंद करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं। पर क्या बोला मैंने?
पर्टिकुलर उसी डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों ग्रुप चेक करने हैं आपको। पता लगी आप यहाँ का ग्रुप और इसका ग्रुप चेक करो तो गलत है, ऐसा नहीं है। इसी कार्बन से जो दोनों जुड़ने वाले हैं उनको चेक करना है। इसी तरीके से इसी कार्बन से जो दोनों जुड़ने वाले हैं उनको चेक करना है कि वो डिफरेंट है या सेम है। अगर सेम है तो नहीं होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और डिफरेंट है तो बहुत प्यार से होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से एक केस और देख, इसी तरीके से अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आए तब पूछा जाए तो देखो जरा, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे क्या जुड़ रहा है, बी और ए डिफरेंट है, होनी चाहिए। बट यहां वाला डबल बॉन्डेड कार्बन जरा देखना, इससे ए और ए सेम आ गए, क्लियर है। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुई, क्योंकि बेटा दोनों के साथ होना चाहिए, इससे भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए और इससे भी। एक ने भी गड़बड़ी कर दी तो उस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हमें इसको भी चेक करना है और इसको भी चेक करना है, दोनों में होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि इस कार्बन से भी दोनों अलग अलग जुड़े होने चाहिए और इस कार्बन से भी दोनों डिफरेंट ही होने चाहिए। यहां पर दोनों सेम आ गए तो खत्म केस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। दैट्स इट। उम्मीद करूंगा अब तो जरूर समझ में आया होगा यार, अब भी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आ सकता, इतनी बेसिक तरीके से नहीं कोई बताएगा, क्लियर है। तो दो प्राइमरी कंडीशन है, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और दूसरा एल्कीन के जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है उनसे खुद, उन डबल बॉन्डेड कार्बन से जो खुद जुड़ने वाले मोनोवेलेंट ग्रुप या एटम है वो डिफरेंट होने चाहिए और दोनों को चेक करना पड़ेगा आपको। केवल एक को चेक करके दूसरे को छोड़ दिया ऐसा काम नहीं चलेगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक करना पड़ेगा कि उन दोनों से दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे। दैट्स इट, खत्म बात, क्लियर है। तो ये बात थी मेन कंडीशन इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब मिलती है और क्यों मिलती है, दोनों रीजन दे दिया आपको मैंने। क्यों मिलती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, और किस कंडीशन में मिलती है, ये दोनों वाली कंडीशन में। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट केस है, क्लियर है ना। तो कुछ नेमिंग करते हैं अब, ठीक है। सिस वाली कंडीशन और ट्रांस वाली कंडीशन सुनना अब, क्लियर है। सिस और ट्रांस समझा रहा हूं, कब हम सिस बोलते हैं कब हम ट्रांस बोलते हैं बेटा, क्लियर है। तो ध्यान से देखना, सिस तब बोला जाता है जब दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हो। अब देखना जरा, अब मैंने क्या किया, ऊपर स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बना रखे थे, हर स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे मेंशन कर रखा था। अब इसी स्ट्रक्चर को मैंने सीधा खड़ा कर दिया, क्लियर है। नहीं तो आप ऐसे ही देख लो, ऐसे भी बना दे रहा हूं, इसी स्ट्रक्चर को पहले वाले की तरह भी ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं यहां पर ही, क्लियर है। तो यहां पर ड्रॉ करता हूं तो इस तरीके से दिखेगा ये स्ट्रक्चर, अगर ऐसे देखा जाए, क्लियर है। तो ध्यान से देखना जरा, तो सिस वाली कंडीशन सुनना, क्लियर है। तो ये कंडीशन है, ये या ये एक ही बात है दोनों, क्लियर है। इसको ऐसे देख लो चाहे ऐसे करके देख लो, इसी कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस फॉर्म। अब क्यों बोला जा रहा है, लिखा हुआ है सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, उसको हम बोलते हैं सिस। तो देख जरा, सेम साइड पे CH3 आ रहा है और सेम साइड पे HH आ रहे हैं। अब इसमें देखोगे तो सेम साइड पे CH3, अब एक कार्बन पर नहीं देखना है, दोनों कार्बन के हिसाब से देखना है। सेम साइड पर CH3 आ रहे हैं और सेम साइड पर HH आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस। अब आप ये मत कर देना कि इन दोनों से जो CH3 जोड़ दिए तो वो तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं हुई, वो तो फिर गलती आ जाएगा ना, क्योंकि sp2 कार्बन से ये दोनों डिफरेंट है, sp2 कार्बन से ये दोनों डिफरेंट है। बट जब हम पूरा मॉलिक्यूल में देखते हैं कि वो सिस है या ट्रांस है, तो सेम साइड में सेम ग्रुप सिस फॉर्म बनेगी। तो इसमें दोनों CH3 सेम साइड में, उसमें दोनों H सेम साइड में। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो उसको वर्टिकल कर लो, तो सेम साइड में CH3 आ जाएंगे और उधर सेम साइड में H आ जाएंगे। तो इस टाइप की कंडीशन मिलेगी तो उसे हम सिस वाली कंडीशन बोलेंगे, क्लियर है। तो नाम लिखा जाता है तो सिस 2 ब्यूटेन। अब बात आती है ट्रांस की, ऑपोजिट कर दे। तो देख जरा, सेम साइड में डिफरेंट आ रहे हैं, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड बोल दे या सेम साइड में डिफरेंट ग्रुप बोल दे, एक ही बात है। तो सेम ग्रुप की बात करें, जैसे ये CH3 ये CH3, तो सेम ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट, सॉरी आर प्रेजेंट है, नॉट हटा देना यहां से, क्या सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, क्या सेम ग्रुप जैसे CH3 है वो ऑपोजिट साइड पे चला जाए, क्लियर है। सेम ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पे चला जाए तो उस कंडीशन को हम ट्रांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। अगर इसमें मैं बनाऊं इसी स्ट्रक्चर को तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए जरा, ये H आ गया, ये CH3 आ गया, यहां पर H आ गया, यहां पर CH3 आ गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तो कंडीशन है, इससे भी दोनों डिफरेंट जुड़ रहे हैं, इससे भी। अब सेम साइड में, इस साइड में देखो CH3H है, इस साइड में देखो CH3H है, तो ऑपोजिट चला गया कि नहीं चला गया, ऑपोजिट चला गया कि नहीं चला गया। इसी वजह से इस कंडीशन को हम ट्रांस बोलते हैं और इस कंडीशन को हम सिस बोलते हैं। तो याद रखना, सिस मतलब सेम साइड पे, जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे है, सिस हो गई।
या फिर जो सेम ग्रुप है वो डिफरेंट साइड पे है, ये बोल दो, वो ट्रांस हो गई, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये होती है सिस और ट्रांस की कंडीशन, यही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तो बात हुई भाई सिस और ट्रांस कब बोला जाता है, कैसी कंडीशन में बोला जाता है। क्लियर है? तो अब ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल है किस कंडीशन में क्या क्या बनता है, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो आप। C2H5 कर लो, C3H7 कर लो, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा कोई कलेश नहीं है। क्लियर है? सिंपल कंडीशन है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस एंड ट्रांस। क्लियर है? तो ये जो दो हमने आइसोमर बनाया सिस और ट्रांस, क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है या डिफरेंट है? तो कैसी डिफरेंट है, ज्यादा कौन है, कम कौन है, ये सारी बातें। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक देखना, कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं अगर मैं सिस ट्रांस आइसोमर्स के, तो कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स चेक कराएंगे आपको, जैसे कि डायपोल मूवमेंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई। क्लियर है? तो कुछ बेसिक सी आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स दिखाऊंगा जो सिस और ट्रांस में हमने वेरिएबल या सेम अगर देखने को मिलते तो कैसे है, और डिफरेंट है तो कैसे है। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं मैं सिस और ट्रांस आइसोमर की, तो वो सुनना जरा। सबसे पहले मैं बात करूंगा डायपोल मूवमेंट की। इसकी बात करेंगे डायपोल मूवमेंट, आपको पता ही होगा डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। क्लियर है? तो डायपोल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स को, तो हमने एक ऑब्जर्वेशन बनाई, क्या जनरली हमने देखा जो सिस आइसोमर है उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा रहता है ट्रांस आइसोमर के कंपैरिजन में। जनरली वाली बात है, हमेशा की नहीं कह रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन आएंगे वो भी देखेंगे। जनरली हमने देखा है कि जो सिस आइसोमर है वो ज्यादा डायपोल मूवमेंट रखते हैं किसी कंपैरिजन में ट्रांस आइसोमर। एग्जांपल देखो, जैसे ये रहा, सिस 2 ब्यूटीन बनाया और ट्रांस 2 ब्यूटीन बनाया, तो इसमें डायपोल मूवमेंट सी और एच का डायपोल मूवमेंट मान लो 0 है, मान लो यार। क्लियर है? हाँ या ना? इस केस के लिए मान लो, याद करने के लिए। क्लियर है? सिस और सी और एच का डायपोल मूवमेंट मान लो 0 है। क्लियर है? तो अब CH3 और C का किधर से किधर डायपोल मूवमेंट होगा, डेफिनेटली CH3 से C की तरफ, क्योंकि ये कार्बन sp2 वाला है और ये कार्बन sp3 वाला है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 वाला, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे, sp2 वाले की तरफ, तो डायपोल मूवमेंट उसी तरफ बना दिया मैंने। क्लियर है? हाँ या ना? तो इसका डायपोल मूवमेंट इधर बना दिया, इसका डायपोल मूवमेंट भी इधर बना दिया। क्लियर है? ये तो आ गया इसके सिस फॉर्म की। बट जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म पे आया तो देखा मैंने तो डायपोल मूवमेंट बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे थे। मान लो यार डायपोल मूवमेंट बिल्कुल ऑपोजिट दिखे। क्लियर है? इसका इधर जा रहा है और इसका इधर जा रहा है, और वेक्टर मेरे ख्याल से सेम साइड में है तो ऐड होंगे। क्या इसकी वैल्यू कभी 0 होगी? नेवर। बट सेम वेक्टर ऑपोजिट साइड में तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू तो 0 निकल के आएगी ही आएगी। तो दिख गया किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, सिस फॉर्म का ज्यादा है ट्रांस का, क्योंकि ट्रांस का 0 है, सिस का नॉट 0, नॉट 0 मतलब 0 से ज्यादा। क्लियर है? तो डेफिनेटली ये पोलर कंपाउंड होगा और ये नॉन पोलर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? नॉन पोलर की तरह बिहेव करेगा। तो वही तो बोला मैंने, डायपोल मूवमेंट जनरली सिस आइसोमर का ट्रांस आइसोमर से ज्यादा होता है। एग्जांपल सामने है, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। क्यों? डायपोल मूवमेंट बना के दिखाया मैंने आपको। क्लियर है? हाँ या ना? बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, हर केस में जनरली लगभग बात चलती है, बट आपको बना के देखना पड़ेगा ही पड़ेगा कि सिस का ज्यादा है ट्रांस का। जनरली बात चलती है, ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में सिस का डायपोल मूवमेंट ज्यादा ही निकल के आता है ट्रांस से। बट कुछ केसेस है, जैसे कि मेरे पास एक केस है, लेके आया हूं इसी वजह से आपके लिए, जिसके सिस आइसोमर का डायपोल मूवमेंट ज्यादा निकला, सॉरी कम निकला, ट्रांस आइसोमर का ज्यादा निकल गया, जैसे कि ये वाला। क्लियर है? इसमें क्या किया, ये CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, अब यहाँ पर दोनों CH3 नहीं है, एक CH3 एक Cl है और इधर दोनों H है। इसी तरीके से अब बात आती है सर इसमें कैसे डिसाइड करेंगे सिस और ट्रांस? H के हिसाब से देख लो ना, किसके हिसाब से? H के हिसाब से। H अगर सेम साइड पे है तो क्या सिस फॉर्म, H अगर डिफरेंट साइड पे है तो क्या ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल देख सकते हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि CH3 Cl को ही देखोगे आप, H के हिसाब से भी लगा सकते हो यहाँ पर सिस और ट्रांस। क्लियर है? हाँ या ना? H के हिसाब से भी आप बना सकते हो, H सेम साइड पे है तो सिस फॉर्म, H ऑपोजिट साइड पे है तो ट्रांसफॉर्म, सिंपल कंडीशन। क्लियर है? तो देखो जरा अब इस कंडीशन में क्या होगा डायपोल मूवमेंट, तो CH3 से C की तरफ तो डायपोल मूवमेंट ये आ गया, और इसके केस में क्लोरीन तो हमेशा ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, चाहे कार्बन sp वाला ही क्यों ना हो, तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ इधर आ गया डायपोल मूवमेंट। इसी तरीके से जब इसकी ट्रांसफॉर्म बनाई तो इसका डायपोल मूवमेंट इधर गया और इसका डायपोल मूवमेंट इधर गया। तो अब पूछा गया सिस फॉर्म का डायपोल मूवमेंट ज्यादा कि ट्रांस का। अब पहली बात, सिस फॉर्म में एक डायपोल मूवमेंट ये आ गया μ1 और ये आ गया डायपोल मूवमेंट μ2। क्लियर है? क्या आ गया, ये वाला डायपोल मूवमेंट आ गया μ2 और ये वाला आ गया μ1। मेरे ख्याल से ना इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है ना इसका इसके बराबर, तो डेफिनेटली है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में,
बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो इन शॉर्ट इस μ1 और μ2 को जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं आएगी। क्या जीरो तो नहीं आएगी, बट मिनिमम जरूर होगी। जीरो तो नहीं आएगी बट मिनिमम जरूर, क्योंकि जीरो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमें नहीं पता कि μ1 कितना है μ2 कितना है, और हमें पर ये बात जरूर पता है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर नहीं होगी, इसकी वैल्यू और इसकी, क्योंकि ये बेटा ये CH3 और C के बीच का बॉन्ड है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट अलग आएगा और ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड अलग है, यहाँ का डायपोल मोमेंट अलग आएगा, बट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो जीरो नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, बट इसकी वैल्यू मिनिमम जरूर होगी। कैसी होगी? कम से कम बचेगी आंसर में। क्लियर है? बट वहीं पर ट्रांस का केस बनाएंगे तो इसका भी डायपोल मोमेंट और इसका भी डायपोल मोमेंट, ये वही μ1 और ये μ2। अब मुझे क्या लेना देना, ये बराबर है या नहीं? वैसे भी बराबर होते तब भी ऐड है, नहीं है बराबर तब भी ऐड है, तो इसकी वैल्यू तो नॉन जीरो आनी ही आनी है। और जब हम इसके कंपैरिजन में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड अप होंगे और ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं आएगी बट मिनिमम जरूर होगी, और इसकी वैल्यू भी जीरो नहीं आएगी बट इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। वेक्टर पढ़ा होगा तो इतनी अकल तो होगी आपके पास। क्लियर है? हाँ या ना? तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो डेफिनेटली इस केस का अगर आप एग्जाम्पल उठाएंगे तो यहाँ पर ट्रांस आइसोमर का डायपोल मोमेंट सिस आइसोमर से ज्यादा निकल जाता है। क्लियर है? बट ओवरऑल जनरल व्यू में देखेंगे आप तो ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में ये वाली कंडीशन मिलती है कि सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज्यादा रहता है ट्रांस आइसोमर के कंपैरिजन में। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात सिस और ट्रांस आइसोमर में। दूसरा देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं मैं। बॉइलिंग पॉइंट बेटा वन लेवल कंसेप्ट पढ़ा होगा, डायपोल मूवमेंट पे सीधा डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? डायपोल मूवमेंट पे सीधा सीधा डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि वंडरवेल ने बोला था डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जितना ज्यादा उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर आर जनरली ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर बिकॉज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड मोर इन सिस आइसोमर। क्लियर है? तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मूवमेंट पर डिपेंड करता है सीधा सीधा, तो जितना ज्यादा डायपोल मूवमेंट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली इसीलिए लगा दिया गया क्योंकि हर केस में सिस आइसोमर का डायपोल मूवमेंट ज्यादा नहीं था, जैसे कि ऊपर वाले केस में दिखाया मैंने, क्लोरीन वाले केस में जब मैंने दोनों CH3 ना लगा के एक CH3 और एक क्लोरीन लगाया तब वाला। ठीक है ना? तो वही कंसेप्ट चलेगा कि सिस का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से, इस वजह से वहां पर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत है, इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो वही वाली कंडीशन। तो डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो वही बनाया, एक ट्रांस टू ब्यूटीन एक सिस टू ब्यूटीन, इसका μ0 इसका μ नॉट जीरो, तो ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन रखेगा, ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन नहीं रखेगा। इसकी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग फोर्सेस, इसकी जो एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मजबूत है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है ट्रांस वाले से। तो सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है ट्रांस वाले से। तो डायपोल मूवमेंट के पैरेलल ही चलता है। क्लियर है? एक्सेप्शन आएंगे तो वही वाली कंडीशन दूसरी वाली को याद कर लेना। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट की जब बात आती है तब क्या होता है? तो यहां पर बेटा कुछ अलग केस है। यहां पर हमारा डायपोल मूवमेंट की बात नहीं चलती है, यहां पर बात चलती है लैटिस या पैकिंग होने की। सपोज करो कभी कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहां पर मम्मी बक्सा पैक करके देती है या आपके लिए अटैची लगा के देती है, तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना फायदेमंद रहता है बेटा, याद रखना। जितना अच्छे से सामान कभी ठूस ठूस के भर देते हैं, कभी तो अटैची को बंद करने के लिए उसके ऊपर भी बैठ जाते हैं। क्लियर है? तो वही वाली बात चल रही है, जितनी अच्छी सॉलिड पैकिंग होगी, मजबूत पैकिंग होगी, पास पास बैठे हुए होंगे, उतना फायदेमंद होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट के केस में। तो वही लिखा है मेल्टिंग पॉइंट। जनरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज ग्रेटर देन सिस आइसोमर। नोट बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्या, मैक्सिमम केसेस में बोलूंगा मैं, हमेशा ट्रांस आइसोमर का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिस आइसोमर से। क्यों? क्योंकि ट्रांस आइसोमर के अंदर जो पैकिंग होती है वो ज्यादा मजबूत होती है इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर। आपने एक मोबाइल में गेम आता था, वही बॉक्स वाला गेम आता था, एक छोटा सा नीचे बॉक्स गिरते रहते थे, उनको अरेंज करना होता था। फोन में यार बटन वाले फोन में आता था, हमारे टाइम पे तो आता था, तो वो नीचे टेट्रिस वगैरह करके कहते थे, नाम मुझे याद नहीं है क्या कहते हैं उस गेम का। उसमें बॉक्सेस आते थे अलग अलग डिजाइन के, कोई इस शेप का आता था, जैसे मैं दिखा दूं अगर आपको, तो कुछ कोई बॉक्स इस शेप का आता था वहां पर, ठीक है ना, उसको अरेंज करना होता था जमीन पर, उसके हिसाब से फिर लेवल्स कैंसिल आउट करनी पड़ती थी। इस टाइप के बॉक्सेस आते थे बने हुए। क्लियर है? हाँ या ना? उनको अरेंज करना पड़ता था यार, गेम तो खेला होगा, बटन वाले फोन में आता था। क्लियर है? उसके हिसाब से ऐसे बहुत तरीके की आती थी यार शेप, मुझे इतनी याद भी नहीं है। इस टाइप की भी शेप आती थी उसमें, एल वाली भी आती थी शेप। क्लियर है? इस टाइप की भी शेप आती थी उसके अंदर। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे आते थे। क्लियर है? तो वहां पर हमें उन्हें अरेंज करना पड़ता था, गेम खेला होगा तो आपने जब भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर इस टाइप की शेप आती है, इसी के ऊपर अगर दूसरी टाइप की शेप लगाऊं तो वो प्रॉपर तरीके से फिट हो पाएगी क्या?
अगर इस टाइप के बॉक्सेस क्रिएट होके आ रहे होते हैं, अगर इस टाइप के बॉक्सेस क्रिएट होके आ रहे होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे बॉक्सेस लाता जाऊं तो वो अरेंज होगा तो सही, बट वहां पर गैप छूट जाएंगे। क्या छूट जाएंगे? गैप। बट अगर इस टाइप के बॉक्सेस या इस टाइप के स्ट्रक्चर आ रहे होंगे ऊपर से गिर के, उन्हें अरेंज करना होगा तो वो एक के ऊपर एक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो जाएंगे। वो एक के ऊपर एक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो जाएंगे, जैसे कि ये फिट कर रहा हूं मैं। क्लियर है? एक के ऊपर एक बेहतरीन तरीके से फिट हो जाएंगे। क्लियर है? बट इस केस में अगर मैं बात करूं, कौन से वाले केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में बात करूं, तो इस केस के जो बॉक्सेस होंगे वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि ये आया, इसी तरीके से एक और आया, प्रॉपर फिट तो नहीं हुआ ना, गैप क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया, ये वाला गैप आ गया। गैप क्या इसमें इतना गैप आ रहा है? क्या मेरे ख्याल से इस केस में इतना गैप नहीं आ रहा जितना गैप इस केस में आ रहा है। तो डेफिनेटली इस टाइप की पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू सिस वाली, तो उसी पैकिंग के ऊपर काम चलता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर के ज्यादा होते हैं जनरली। रीजन वही है पैकिंग, क्योंकि सिस में हमें लेस पैकिंग एफिशिएंसी मिलती है, ट्रांस में हमें मोर पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड है, उसके बीच में जो कैविटीज है वो बहुत कम है, बट यहाँ पर जो कैविटीज है, यहाँ पर जो गैप्स हैं, एयर गैप्स, वो बहुत ज्यादा है। ऐसा मान लो यार, एयर गैप। क्लियर है? तो इसी वजह से इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए इसकी पैकिंग की एफिशिएंसी कम है और इसकी पैकिंग की एफिशिएंसी ज्यादा है। इसी वजह से सिस के लैटिस को, ये पूरा एक मान लो लैटिस है, तो सिस आइसोमर वाले लैटिस को तोड़ने में बहुत आसानी है, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं पर अगर ट्रांस आइसोमर है, उसके लैटिस को अगर हमें तोड़ना है तो उस केस में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही लिखा है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्रिस्टल लैटिस ऑफ सिस आइसोमर, वहीं पर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांस आइसोमर। इसी वजह से सिस आइसोमर्स के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं और ट्रांस आइसोमर्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। एक ही रीजन, बिकॉज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। ट्रांस की ज्यादा पैकिंग अच्छी है इन कंपैरिजन टू सिस, इस वजह से ये क्लोजली अटैच्ड है, इसलिए इनके लैटिस को तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये मेल्ट होंगे। वहीं पर इनको कम एनर्जी पे ही मेल्ट करा दिया जाता है। दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, मार्क कर लेना, मर जाओगे नहीं तो। क्लियर है? तो वो कंडीशन बता दी, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का हमेशा ज्यादा रहता है सिस आइसोमर के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। दैट्स इट। क्लियर है? इसी से रिलेटेड सॉल्युबिलिटी का भी एक कंसेप्ट है, इसी से रिलेटेड बेटा एक सॉल्युबिलिटी का भी कंसेप्ट है, क्वेश्चन आया हुआ है सॉल्युबिलिटी पे भी। क्लियर है? सॉल्युबिलिटी का भी कंसेप्ट पैकिंग एफिशिएंसी से ही रिलेटेड है। एक छोटा सा कंसेप्ट और है पैकिंग एफिशिएंसी का। क्लियर है? उसको भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है? तो वही वाली बात है, जनरली क्या सिस आइसोमर आर मोर सॉल्युबल देन करस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर। क्लियर है? जनरली सिस आइसोमर्स की बात करें, उल्टा बोल दिया क्या? ध्यान से देखना जरा। हाँ बिल्कुल सही बोला है, सिस आइसोमर ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। सही कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। ट्रांस के कंपेयर, अकल लगाओ जरा थोड़ी सी। क्या लैटिस किसका वीक है? सिस का। स्ट्रॉन्ग किसका है? ट्रांस का। तो कौन सा लैटिस जल्दी घुल जाएगा? जो वीक होगा, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा अपनी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तभी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो अकल लगाओ। तो सिस आइसोमर का लैटिस क्या है? वीक है। कैसा है? वीक है, तो वो जल्दी टूटेगा और जल्दी डिसॉल्व होगा। वहीं पे ट्रांस आइसोमर का लैटिस थोड़ा मजबूत है, बिकॉज ऑफ हाई पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो इजीली बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं और डिसॉल्व आसानी से नहीं होगा। तो वही बात है। तो जनरली सिस आइसोमर आर मोर सॉल्युबल देन करस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर। एक ही रीजन, इन सिस आइसोमर लेस पैकिंग एफिशिएंसी, मोर सॉल्युबल, क्योंकि सिस आइसोमर की पैकिंग एफिशिएंसी कम है और उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? बेसिक सा केस है, याद रखना एक। क्लियर है? हाँ या ना? एक एग्जांपल और देखो बेटा, एक एग्जांपल और देखो। क्लियर है? स्पेशल केस है, मैलिक ऑफ फ्यूमेरिक एसिड का आया हुआ है एक दो बार। एग्जाम्पल याद रखना ये वाला। क्लियर है? एग्जाम्पल याद रखना बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड पे, तो बेटा ये स्ट्रक्चर होता है मैलिक एसिड का, ये स्ट्रक्चर होता है फ्यूमेरिक, होता सेम फॉर्मूला है। सिस फॉर्म मैलिक एसिड बोल दी जाती है और इसी एसिड की ट्रांस फॉर्म को हम फ्यूमेरिक एसिड बोल देते हैं। इस वजह से सिस और ट्रांस की वजह से बहुत फर्क आ जाता है। क्लियर है? तो सुनना जरा, ध्यान से सुनना। सॉल्युबिलिटी की बात चलेगी तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? अभी बताया सिस की, क्योंकि उसका लैटिस वीक होता है, इसका लैटिस ज्यादा होता है। तो सॉल्युबिलिटी की तो कल ऐसी खत्म, ये ज्यादा सॉल्युबल वो कम सॉल्युबल।
इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज देखी गई थी बेटा मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड की। इसकी सिस फॉर्म है और इसकी ट्रांस फॉर्म है। तो ये मैलिक एसिड है, वो फ्यूमेरिक एसिड है। तो सॉल्युबिलिटी के अलावा पूछा गया कि असल में कौन इनमें से ज्यादा एसिडिक मिला। तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। यहां पर क्या हुआ, यहां पर सुनना जरा। मैलिक एसिड के अंदर सिस कंडीशन की वजह से हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग मिली वो हमें मिली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा केस मिला, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वहीं पर जब हमने फ्यूमेरिक एसिड में देखा तो वहां पर जो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली वो मिली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे फर्क क्या पड़ा, बिल्कुल फर्क पड़ा। इससे फर्क ये पड़ा कि जब मैलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो उसका एक हाइड्रोजन या उसके हर मॉलिक्यूल आइसोलेशन में चला गया। क्या उसका ये इस टाइप के ऐसे एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, हजारों मॉलिक्यूल होंगे। तो उसकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से मैलिक एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स आइसोलेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका एक हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में रह जाता है जो H पॉजिटिव की तरह आपको आसानी से मिल पाएगा। किसकी तरह, H पॉजिटिव की वजह से। वहीं पर जब हम बात करते हैं फ्यूमेरिक एसिड में तो बेटा वहां मिलती है हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसका क्या कारण है, उसके दोनों जो COOH का H पॉजिटिव है वो कहीं ना कहीं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हो। मेरे ख्याल से ये मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये दूसरा फ्यूमेरिक एसिड है उसके ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर का फर्क यही पड़ता है। इंट्रामोलिकुलर होने की वजह से मैलिक एसिड के अंदर एक H पॉजिटिव फ्री हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे पर उन सब ने इंट्रामोलिकुलर शो कर पाए होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर कोई नहीं करेगा। इंट्रामोलिकुलर करने की वजह से इसका इस हाइड्रोजन को कोई छेड़ नहीं रहा तो इसको हम इजीली H पॉजिटिव की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बट वहीं पर हम बात करें फ्यूमेरिक एसिड में तो इसके बेटा दोनों COOH के जो हाइड्रोजन है, दोनों COOH जो H पॉजिटिव की फॉर्म में हमें मिल सकते थे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर चले गए। किसमें चले गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव हमें इजीली अवेलेबल नहीं हुए, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर तो कम हो गया और इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया एक्सेप्शनली। क्लियर है। एक्सेप्शनली नहीं बोलूंगा, मेन रीजन है आपके पास, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, उसमें इंटरमोलिकुलर, जिसकी वजह से मैलिक एसिड का एक COOH का हाइड्रोजन फ्री रह जाता है, वो हमें इजीली H पॉजिटिव की फॉर्म में मिल जाता है। बट वहीं पर फ्यूमेरिक एसिड का दोनों के दोनों H पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसी वजह से यहां पर हमें H पॉजिटिव इजीली फ्री नहीं मिल पाते, इसी वजह से ये लेस एसिडिक होता है और ये मोर एसिडिक होता है। क्लियर है। और इसी का इफेक्ट एक इनके एनहाइड्राइड फॉर्मेशन पे भी मिलता है। इसी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो मैलिक एसिड है ये एनहाइड्राइड बहुत आसानी से बना लेता है, क्योंकि ये वाटर बहुत जल्दी इजीली लूज कर सकता है, क्योंकि यहां पर H2O बहुत पास है OH, तो ये वाटर इजीली लूज कर देता है। बट ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये एनहाइड्राइड बना ही नहीं पाता, क्योंकि इसका OH अलग है, इसका एसिड अलग है, ये बहुत दूर दूर है। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल लूज होके एनहाइड्राइड बन ही नहीं पाता। बट वहीं पे मैलिक एसिड या सिस फॉर्म की बात करें तो इसका एनहाइड्राइड इजीली बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर OH पास है, वाटर लूज होके एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन डायरेक्ट हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। बट वहां पर COOH एक इधर है एक उधर है, कहां से एनहाइड्राइड बन पाएगा, कहीं से नहीं बन पाएगा। क्लियर है। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर IUPAC नाम की बात आती है तो IUPAC नाम देख ले बेटा, क्या नाम है, सिस ब्यूट 2इन 1,4 डायोइक एसिड। IUPAC नेमिंग करना सिखा चुका हूं मैं पहले ही। क्लियर है। हाँ या ना, नंबरिंग भी दिखा देता हूं आपको एक बार, 1 2 3 4। क्लियर है। अब अपने आप नाम आया, सिस अपने आप लगा देना यार, सिस फॉर्म है ये, ब्यूट 2इन 1,4 डायोइक एसिड। इसी तरीके से नाम तो वही रहेगा, बस ये ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। क्लियर है। कॉमन नेमिंग में हम सिस फॉर्म को मैलिक एसिड बुलाते हैं और ट्रांसफॉर्म को हम फ्यूमेरिक एसिड बुलाते हैं। दैट्स इट। ये बेसिक सी कंडीशन है बेटा, या बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक है फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। किसके, सिस और ट्रांस। सॉल्युबिलिटी की बात रहेगी, याद रखना सिस ज्यादा सॉल्युबल है ट्रांस से, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम है और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। दैट्स इट। बहुत सिंपल कंडीशन है, याद हो जानी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। तो ये बेसिक से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे सिस और ट्रांस आइसोमर के। क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लियर हो। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा है। अभी इसके अंदर सिस और ट्रांस को हम क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर में जब हम यूज करेंगे, तो एक्चुअल में क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज करी जाती है सिस और ट्रांस को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो बताऊंगा अब।
क्लियर है? तो यहां तक क्लियर होना चाहिए पहले। मेन बात ये बेसिक्स है, समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करनी है, क्या दिखता है, कैसे हम बताते हैं कौन सिस है कौन ट्रांस है। सिमिलर ग्रुप सेम साइड में तो सिस, सिमिलर ग्रुप डिफरेंट साइड पे तो ट्रांस, दैट्स इट। इतनी कंडीशन याद रखनी है, क्लियर है? और कब पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन पहले तो फॉलो होनी चाहिए, तब तो बात करोगे सिस और ट्रांस की, दैट्स इट। क्लियर है? और ये बेसिक से 4 कैरेक्टरिस्टिक आपके कंप्लीट होते हैं एल्कीन्स के अंदर सिस और ट्रांस आइसोमर्स के। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो इस सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, ठीक है ना? अगले सेशन में मैं आपको बात बताऊंगा ENZ आइसोमर के बारे में। ये और कुछ नहीं, वही सिस और ट्रांस है बेटा। एक्चुअल में जो हम कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं सिस और ट्रांस के लिए, वो यूज करते हैं E एंड Z। अब ये होती क्या है, कैसे बताते हैं, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें अपन लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पहला ही पार्ट शुरू किया है मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। किसमें? एल्कीन्स के अंदर बात चल रही है अभी तो रह गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी और आपको मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में ENZ कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।